जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ष 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं उन सभी की सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ साथ उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो हाल ही में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए यह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इससे पहले के वीडियो आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियो को लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो वहां से इसके पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस मंत्रालय का नाम बदले जाने की घोषणा की गई? तो ये आपका है जहाज रानी मंत्रालय। कौन? शिपिंग मिनिस्ट्री, यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है इसका नाम बदला गया है। और नया नाम क्या होगा? तो नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये आप याद रखेंगे। इससे पहले जो हमारे यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम भी बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो सर्कुलर चौक है इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर चौक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया और जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है इसका नाम भारत माता चौक रखा गया है। अगला प्रश्न है जम्मू नगर निगम ने जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो जम्मू हवाई अड्डा इसका नाम बदल करके महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया। इसके अलावा जो आपको वहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय मिलेगा इसका नाम राजा गुलाब सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जम्मू हवाई अड्डे का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर और जम्मू विश्वविद्यालय का नाम राजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो जो औरंगाबाद हवाई अड्डा है इसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, उनके नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका नाम जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नया नाम जगन्नाथ शंकर सेठ जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है किस स्पेस एजेंसी ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हबल टेलीस्कोप के निर्माण में अहम योगदान देने वाली नैन्सी ग्रोस रोमन के नाम पर यहाँ पर नासा के द्वारा वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदला गया है। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली महिला मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी और उन्हीं के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम बदला गया है। अगला प्रश्न जो कि 2 से 3 बार परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है और ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। पुरुष कैटेगरी में महिलाओं के लिए ये मिला है पूनम यादव को। और आप ध्यान रखेंगे कि पूर्व खिलाड़ी कृष्णमाचारी श्रीकांत और पूर्व महिला खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स को ये पुरस्कार मिला है। इनके बारे में आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं और सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये पुरुषों के क्षेत्र में यानी कि पुरुष क्रिकेट के लिए आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे कि महिलाओं के लिए मिलता है रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी को मिला था। उसी प्रकार से बेन स्टोक्स को यहाँ पर बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था।
अगला प्रश्न है, आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया है यहाँ पर रोहित शर्मा को वर्ष 2019 के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा रहे और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे पैट कमिंस। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को ओडीआई और टेस्ट के लिए कैप्टन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो कैप्टन ऑफ द ईयर यहाँ पर नामित किया गया विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को नामित किया गया है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो ये भी मिला था विराट कोहली को। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया रानी रामपाल को। किसे? महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। इस वर्ष इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और ये दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा वर्ष 2019 के लिए किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला नीदरलैंड की इवा दी गोडे को। किसे? नीदरलैंड की हॉकी खिलाड़ी हैं इवा दी गोडे, इन्हें वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वहीं पर भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इनको मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन और फुटबॉल के खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो लुइस हैमिल्टन ये आपके यूनाइटेड किंगडम के हैं। लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्हीं को इस वर्ष स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में दिया गया। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही हैं सिमोना बाइल्स। कौन? सिमोना बाइल्स, जो कि यूएसए की एक जिम्नास्ट हैं। और हमारे भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया। तो ये सारे पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा सदी की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला? तो यहाँ पर स्थान मिला दो लोगों को। एक तो है इंदिरा गांधी पूर्व पीएम और भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि टाइम्स पत्रिका के द्वारा 1920 से लेकर के 2020 के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए एक शक्तिशाली महिला का चयन किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमृत कौर 1947 के लिए और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के रूप में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान दिया गया है। तो बस आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी कौन बनी? तो ये बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला उप निरीक्षक बनी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं जापान की नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका सबसे ज़्यादा कमाई करती हैं फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि दूसरे स्थान पे अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है मेजर सुमन गवानी को। और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं या पहली भारतीय बन गई हैं। तो आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि मेजर सुमन गवानी को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट्स 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान यहाँ पर मिला है कलीपुरी को। किसे? कलीपुरी को मिला है शीर्ष स्थान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कलीपुरी कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया टुडे ग्रुप जिसका आज तक चैनल है उसी के उपाध्यक्ष हैं कलीपुरी। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी, वह किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, लेफ्टिनेंट शिवांगी ये है बिहार राज्य से। कहाँ से? बिहार राज्य से ये हैं और ये भारतीय नौसेना की
पहली महिला पायलट बनी हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में होला मोहल्ला नाम का जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया गया? तो होला मोहल्ला त्यौहार की बात करते हैं तो ये मनाया गया है पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में ये त्यौहार मनाया गया है और सिख धर्म के लोगों का यह एक प्रमुख त्यौहार होता है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से सैन्य अभ्यास किया जाता है सिख समुदाय के लोगों के द्वारा। शुरू किसने किया था? तो सिख धर्म के जो हमारे आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो ये त्यौहार है हमारे महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का ये एक त्यौहार है। और आप ध्यान रखेंगे कि गुड़ी पड़वा को मराठी समुदाय के लोगों के द्वारा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है और 2020 में 25 मार्च को ये मनाया गया है। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये हमारे तेलंगाना राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और ऑलरेडी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, बथुकम्मा पुष्प त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और यहाँ पर जिस पुष्प का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है थंगेडू पोवलू। क्या नाम है? थंगेडू पोवलू इस पुष्प का नाम है। बाकी तेलंगाना की बात करें तो बोनालू नाम का त्यौहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो बोहाग बिहू की बात करते हैं तो ये आपके मनाया जाता है असम में। कहाँ पर? असम में ये मनाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं असम का यह एक नया वर्ष होता है। सामान्य तौर पर जनवरी महीने में ये मनाया जाता है। हालांकि बिहू त्यौहार की बात करते हैं तो असम में ये कई तरीके से मनाया जाता है, जैसे कि एक आपका बोहाग बिहू हो गया जिसे हम लोग रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। एक होता है कटी बिहू जिसे कोंगली बिहू भी कहा जाता है या फिर गरीब बिहू भी कहा जाता है, और एक हमारा होता है माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सारे बिहू नाम के जो त्यौहार है ये आपके असम राज्य में होते हैं। अगला प्रश्न है कि सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सागा दावा की बात करते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि भगवान बुद्ध के संदेशों के ऊपर ये आधारित है और मनाया कहाँ पर जाता है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार का आयोजन शुरू हुआ? तो जल्लीकट्टू त्यौहार ये आपका होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है और पोंगल त्यौहार के अवसर पर यह आयोजित होता है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है और जल्लीकट्टू नाम की एक मूवी है जिसे इस वर्ष ऑस्कर पुरस्कारों के लिए शामिल किया गया है, यानी कि भारत की तरफ से नॉमिनेट हुई है ऑस्कर पुरस्कारों में यह मूवी। तो नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि ये जो हमारी मूवी जल्लीकट्टू ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई है वह किस श्रेणी में नॉमिनेट की गई है, यानी कि किस कैटेगरी में इसका नॉमिनेशन हुआ है, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि आदि पेरुक्कू नाम का जो त्यौहार है यह किस राज्य में मनाया गया? तो आदि पेरुक्कू नाम का त्यौहार ये भी आपके मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये त्यौहार मनाया जाता है और मुख्य रूप से जब मानसून सीजन की शुरुआत होती है तो उसी समय ये त्यौहार मनाया जाता है और इसीलिए इसे आदि मानसून त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है परेश रावल जी की। किसे? एक्टर परेश रावल जी का नाम आप सभी को पता होगा और इन्हीं की नियुक्ति हुई है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के पद पर। और आप ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अगला प्रश्न है, राकेश अस्थाना जी किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए? तो ये बन गए हैं आपके BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि BK जौहरी जी जो कि इससे पहले BSF के महानिदेशक थे वे आपके मध्य प्रदेश राज्य के DGP बन गए। तो उसके बाद में पद पर बने थे हमारे SS देसवाल जी और अब फाइनली जाकर के राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति की गई है BSF के डायरेक्टर के पद पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है अवीक सरकार की। किसकी? अवीक सरकार की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि अवीक सरकार जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं आदित्य जैन जी। कौन? अनिल जैन जी।
तो ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन जी। अगला प्रश्न है, फरवरी माह में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वुमेन डे की बात करते हैं तो ये आपका होता है 13 फरवरी को। कब? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है तो ये आपका होता है 8 मार्च को। तो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा दिवस है ये आपका मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो थीम इस बार की थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल। क्या? आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मेरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये जो हमारा नेशनल मेरीटाइम डे है ये आपका होता है 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस बार की थीम रही सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। और आपका एक वर्ल्ड मेरीटाइम डे भी होता है यानी कि विश्व समुद्री दिवस। और विश्व समुद्री दिवस की बात करते हैं तो ये आपके सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह के गुरुवार को मनाया जाता है। और आखिरी गुरुवार इस बार था 24 सितंबर को। और इसी अवसर पर इस बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2020 में 5 अप्रैल को रहा, हर साल ये 5 अप्रैल को होता है। और 2020 में जो विश्व समुद्री दिवस है ये आपका 24 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की बात करते हैं तो ये होता है 15 फरवरी को। कब? 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो बस इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो ये होता है 4 फरवरी को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करते हैं तो ये होता है 7 नवंबर को। तो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में पहला भारतीय प्रोटीन दिवस यानी कि इंडिया प्रोटीन डे कब मनाया गया? तो पहली बार ये मनाया गया है 27 फरवरी को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन में क्या है इसकी थीम रही। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक रक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? तो इस बार की थीम रही थी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या थी? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार की थीम रही। वैसे आप ध्यान रखेंगे कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। क्या? शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को होता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी चौथे स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पे यहाँ पे रहा है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन? आंध्र प्रदेश राज्य रहा है शीर्ष स्थान पर। तो आप ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश रहा शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पे और तेलंगाना इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट किसने जारी किया? तो रिपोर्ट हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की। तो इसके द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 के सर्वे के आधार पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा है केरल राज्य। कौन? केरल राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा हमारे देश में साक्षरता के ऊपर ये रिपोर्ट आई है जो कि सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि देश में सबसे बेहतर साक्षरता केरल राज्य की है, उसके बाद में दिल्ली दूसरे स्थान पे है और उत्तराखंड राज्य इसमें है तीसरे स्थान पे। सबसे खराब साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे खराब साक्षरता है आंध्र प्रदेश राज्य में। हमारे देश की कुल साक्षरता कितनी है? तो ये है 77.7%। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में
स्टार्टअप के लिए मजबूत इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है? तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है गुजरात राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स श्रेणी में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा और वाई श्रेणी में अंडमान और निकोबार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहे हैं। तो किसने जारी किया? केंद्रीय हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके पास में रेलवे मंत्रालय है, इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ये हमारे रहे हैं जिनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ये जारी किया गया है। अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है मिजोरम राज्य। कौन? मिजोरम राज्य यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो बिजनेस वायर इंडिया मैगजीन के हैं राजेश पिलानिया जी, इन्हीं के द्वारा एक डेटा कलेक्ट किया गया जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। तो मिजोरम सबसे खुश राज्य है हमारे देश का, पंजाब दूसरा सबसे खुश राज्य है और अंडमान और निकोबार तीसरा सबसे खुशहाल राज्य है। और वैसे जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक आता है इसमें हमारे देश का 144वां स्थान है, यानी कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं। फिलहाल के लिए नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में सबसे खुश देश कौन सा है? सबसे खुश देश कौन रहा था, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। कौन? गुजरात राज्य एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में रहा है शीर्ष पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया। गुजरात रहा पहले स्थान पे, महाराष्ट्र रहा दूसरे और तमिलनाडु रहा है तीसरे स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो दिल्ली पहले पे रहा, गोवा दूसरे पे रहा और चंडीगढ़ रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी जापान देश के द्वारा। किसके द्वारा? जापान देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अब ये प्रश्न मैं आपको डेली करंट वाले में भी बता चुका हूं कि 2020 में जो हमारे फीफा का क्लब विश्व कप होना था कतर में, उसके आयोजन को टाला गया है। तो अब 2020 वाला भी 2021 में होगा और 2021 वाला तो 2021 में ही होगा। तो ध्यान रखेंगे 2020 वाला जो टाला गया है ये आपका 1 से 11 फरवरी तक कतर में होगा और जो हमारा मेन 2021 वाला होगा ये दिसंबर में जापान में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में 16वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो हमारा टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 16वां एशिया कप होगा 2021 में श्रीलंका में और जो 17वां एशिया कप है इसका आयोजन 2022 में पाकिस्तान में किया जाएगा। तो बस आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वैसे एशिया कप की बात करते हैं तो ये एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है और हमारा देश भारत सबसे ज़्यादा 7 बार इसका विजेता रहा है। अगला प्रश्न है किस देश में आयोजित किया जाने वाला 2021 अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप के आयोजन को रद्द किया गया? तो इसका आयोजन हमारे देश भारत में प्रस्तावित है और अब इसको टाल दिया गया है, यानी कि अब ये हमारा 2022 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 2020 में किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये भी प्रस्तावित था गोवा राज्य में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये हो नहीं पाया है। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे गोवा में ये प्रस्तावित था। शुभंकर भी इसका लॉन्च कर दिया गया था। तो शुभंकर इसका था रूबी-गुला, जो कि गोवा का राजकीय पक्षी है। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 37वां राष्ट्रीय खेल है ये आपका होगा 2021 में छत्तीसगढ़ में, 38वां राष्ट्रीय खेल ये आपका होगा 2022 उत्तराखंड में और 39वां राष्ट्रीय खेल ये आपका होगा 2023 मेघालय में। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में किस आईआईटी संस्थान ने मौसिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? तो मौसिक नाम का जो माइक्रो प्रोसेसर है इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे डेवलप किया गया। तो बस इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।
कौन? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें ऑक्सफोर्ड रहा पहले स्थान पे, स्टैनफोर्ड रहा दूसरे स्थान पे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा तीसरे स्थान पर। इस सूची में सबसे ज़्यादा अमेरिका के 59 विश्वविद्यालय रहे हैं। हमारे देश भारत की बात करें तो जो IISc बेंगलुरु है यह 301 से 350 रैंक के बीच में रहा है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस के साथ मिलकर के चंद्रमा की सतह पर ईंट के समान संरचना यानी कि स्पेस ब्रिक्स विकसित किया है? तो ये इन्होंने विकसित किया है IISc बेंगलुरु के साथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि IISc बेंगलुरु के साथ में मिलकर के इसरो ने स्पेस ब्रिक्स को डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है IIT मद्रास को। किसे? IIT मद्रास यहाँ पर लगातार दूसरे साल रहा है शीर्ष पर। जारी किसने किया? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी, उनके द्वारा यहाँ पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार के द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई? तो भाग्य लक्ष्मी योजना ये शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। किसने? कर्नाटक की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस आप ध्यान रखिएगा कि भाग्य लक्ष्मी योजना कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया? तो किसान सूर्योदय योजना की बात करते हैं तो ये लॉन्च किया गुजरात राज्य में। किसे? गुजरात राज्य में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये मुख्य रूप से किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने वर्षों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई? तो मिशन कर्मयोगी की बात करते हैं तो ये आपका चलेगा 5 वर्षों तक, 2020 से 2025 तक ये 5 वर्षों तक चलेगा। और मुख्य रूप से लक्ष्य है कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनकी क्षमता निर्माण के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाए मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए पुनः स्वयं योजना को लॉन्च किया? तो ये जो स्वयं योजना है इसे लॉन्च किया है असम की सरकार ने। किसने? असम की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो यह एक पुरानी योजना है, यानी कि 2017-18 में इसे शुरू किया गया था और अब एक बार फिर से असम की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी राज्य के युवा हैं उनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे कोई रोजगार शुरू कर सकें। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना को लॉन्च किया? तो ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 6 को भी डिस्कस कर लिया है। कल हमारा पार्ट 7 आएगा और इसी प्रकार से 20 से 22 वीडियो में जो भी आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो PDF है वह आपको कुछ समय के बाद टेलीग्राम पर या फिर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि पढ़ने की सुविधा आपको हमेशा मिलेगी, तो आप जब भी चाहें तो वेबसाइट के ऊपर विजिट करके करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।